आइए आज की क्लास हम लोग HPSC के थ्रू जो दो एग्जाम हो रहा है आपके, एक PGT और दूसरा है असिस्टेंट प्रोफेसर। तो PGT में ये ध्यान रखना है कि PGT का तो डेट डिक्लेयर हो गया 13 सितंबर को है, डेट भी डिक्लेयर हो गया है। साथ ही साथ ये एग्जाम सब्जेक्टिव होगा, ये भी क्लियर हो गया है। और सब्जेक्टिव होगा, 18 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 18 कितना लिखना है? 15 क्वेश्चंस आपको लिखना है। इस पे मैंने पहले भी बता दिया है। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम को लेकर थोड़ी सी दुविधा है, हालांकि जो नोटिफिकेशन की लैंग्वेज है वो है, फर्स्ट एग्जाम जो हम लेंगे वो सब्जेक्ट नॉलेज का ही लेंगे। अब सब्जेक्ट नॉलेज लेंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज में आप जिसका ज्योग्राफी है ज्योग्राफी होगा, जिसका पॉलिटी है वही होगा। तो जैसे प्रीवियस एग्जाम्स हुआ है कि उसमें 100 क्वेश्चन रहा है, इसी बेस पे सिलेक्शन प्रोसेस लिया, इसी स्क्रीनिंग के साथ। सेकंड में कहा जाता है कि यहां पर भी आपका सब्जेक्ट ज्योग्राफी ही होगा, लेकिन एग्जाम इसका इस बार रिटन में सब्जेक्टिव होगा, सब्जेक्टिव एग्जाम होगा। तो जो सब्जेक्टिव एग्जाम होगा उसके लिए जरूरी होगा आंसर राइटिंग, कि जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो आंसर राइटिंग, यानी कि उस एग्जाम का पैटर्न और यहाँ जो डायरेक्ट एग्जाम हो रहा है इनका पैटर्न एक ही कमीशन है, ये करीब करीब मिलता जुलता होगा। हो सकता है कि उस रिटन एग्जाम में जैसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस का अभी कुछ आइडिया है नहीं कितने नंबर देंगे, इसमें जैसे 18 एक एग्जाम हुआ है अभी दिसंबर में, इसके बेस पे पेपर सामने है सबके हैं। इसमें अगर इसी तरह से 15 क्वेश्चंस लेकर के आंसर राइटिंग किया तो सेम लगभग हो जाएगा पैटर्न। और सिलेबस असिस्टेंट प्रोफेसर वाले एग्जाम का अपना होगा और PGT का अपना होगा, बट क्वेश्चन जो है रिटन में आपको आंसर राइटिंग का फॉर्मेट लगभग एक जैसा रखना होगा। अब आप ध्यान रखें, जो इसका 100 ऑब्जेक्टिव है, उम्मीद थी कि इसका भी पहला एग्जाम ऑब्जेक्टिव ही होता, लेकिन अब वो उम्मीद वगैरह की चर्चा करना बेवकूफ़ी है। 13 सितंबर को क्लियर हो गया। तो हमें अभी पहले ध्यान ये रखना है कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे ताकि 15 क्वेश्चन का टॉप लेवल का आंसर लिख सके, उस पर फोकस होकर के करें। साथ ही साथ चूंकि सब्जेक्टिव पढ़ाते समय हमें टॉपिक पे ध्यान देना ही होगा, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप, उस चैप्टर का पे आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज जो है साथ के साथ फैक्ट्स आप नोट कर लेते हैं, चीज़ें आपके पास रहती है, फिर स्टेप्स बता देंगे क्वेश्चन आंसर राइटिंग कैसे करना है। ठीक है, इसी को लेकर के ये है। तो जिन बच्चों ने ध्यान रखना कि PGT के लिए PGT लेवल का HTET क्वालिफाइड होना जरूरी है, ये कंपलसरी है। तो जिन बच्चों ने ये कर लिया है उसी के लिए ये एग्जाम है। और इस एग्जाम के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम के लिए नेट क्वालिफाई करना कंपलसरी। तो कम से कम आप नेट किए हुए हैं, आप आराम से उसको भरिए। अब दो बातें ध्यान में आ रही है, नेट क्वालिफाई करने वाले ऑल ओवर इंडिया के बच्चे होंगे तो वो सभी इसमें बैठेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर का सब वेट भी कर रहे थे। अब इसमें सभी बैठेंगे तो निश्चित रूप से इसको दो एग्जाम लेने की जरूरत पड़ जाएगी। यहाँ HTET वाले बच्चों की संख्या नहीं थी उतनी शायद, तो इस वजह से कमीशन ने डायरेक्ट क्या किया, अलग से एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट ना लेकर के डायरेक्ट क्या ले लिया है, सब्जेक्टिव की घोषणा कर दी। ये सारी क्लैरिटी आप लोगों के पास होनी चाहिए जो भी एग्जाम देने को सोच रहे हैं। और जो HTET और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए HTET और नेट दोनों पास हैं, वो दोनों एग्जाम देंगे, फॉर्म तो भरे ही होंगे। तो PGT के लिए अभी आपके पास देखो, आज हो गया 22, ये अगस्त चल रहा है, 10 दिन जोड़ देंगे तो 2 तारीख आ जाएगा और 13 दिन उधर का है, यानी ये मैक्सिमम है 15 डेज और 10 डेज ले लीजिए, मान के चलिए 10 से 12 दिन आपके पास ओरिजिनली है, 15 दिन का डेट बाय डेट है। हर रोज का एक लिखित बिल्कुल
बनिए के हिसाब की तरह डे बाय डे कर लीजिए कि आज ये कर देंगे तो इतना दिहाड़ी हो जाएगा, आज ये कर लेंगे तो इतना हो जाएगा। तब जाकर के एक दिन ऐसा आएगा कि 10 सितंबर को आपको लग जाएगा कि हाँ अब आंसर जो है 15 क्वेश्चन का आंसर 3 घंटे में हमने लिख लिया। साफ राइटिंग क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मैं नेक्स्ट में ये बता दे रहा हूँ कि किसी भी एग्जाम में थोड़ा सा इसको आप लोग नोट कर लेंगे कि सब्जेक्टिव एग्जाम में आंसर राइटिंग में कुछ चीजों का सबको ध्यान रखना जरूरी है। ये सब लोग पॉइंट कर लेंगे और माइंड में रखेंगे जब कभी भी आप आंसर राइटिंग का सोचते हैं। अब देखो क्या होगा, जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आया सामने आपके, क्वेश्चन दे दिया, एक फेमस टॉपिक ले लेते हैं जियोमॉर्फोलॉजी, इसके बिना सवाल बना नहीं पाता कोई कमीशन, प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक क्वेश्चन दे देगा तो आप बताइए कि जितने लोग पीजीटी में बैठेंगे 13 तारीख को, कोई ऐसा होगा जिसको प्लेट टेक्टोनिक नहीं पता होगा? 100% सभी लोगों को ही प्लेट टेक्टोनिक पता ही होगा, ये मान के चलना। ऐसा नहीं है कोई, वो एस्टेट कैसे पास किया होगा? इसका मतलब प्लेट टेक्टोनिक सबको मालूम है। तब टक्कर कहाँ होगी कि प्लेट टेक्टोनिक को सब्जेक्टिव फॉर्म में आंसर राइटिंग में किसने कितने बेस्ट लेवल पे परोसा है, सामने प्रेजेंट किया है। राइटिंग में सबके आंसर जाएंगे करीब करीब एक जैसा, क्योंकि नॉलेज ही उतना ही है उसमें, जो चीजें वही सब लिखेगा। प्रोफेसर सबिन सिंह सर गुरु जी हमारे, सब बुक उनकी पढ़ेंगे, आंसर लिखेंगे। अब आंसर जब लिखेंगे तो जाएगा भी एक जैसा करीब, तब फिर मार्किंग कैसे होगी? उसी में किसी को फुल में से 1-2 नंबर काट के फुल मार्क्स दे देगा, किसी को आधा भी नहीं देगा, किसी को 20% भी नहीं देगा। और एक चीज तो आप जान ही रहे कि 35% ये लाना अनिवार्य है। नहीं आए तो ये बहुत ही खुशी की बात मेरे लिए है कि भगा देते हैं, हो जाओ सीट खाली रहेगा, ना दे रहे हैं, तुम ना हो हमारे लायक। ये हरियाणा कमीशन बढ़िया किए हुए कि भाई कम से कम 35% लाओ तब हमारा शिक्षक बनोगे, नहीं तो ना दे रहे हैं जॉब। अदरवाइज सोचो कटअप 28 पे चला जाए, सब नालायक ही आ जाए तो 22 पे कटअप चला जाए, सपोज करो, नालायक मतलब लेना सब नालायक हो गए, तो अब सोचो कि सब टीचर बन जाएगा, कारण नहीं, 35% कम से कम लाओ। और 35% लाना कमीशन के एग्जाम में, आप देखिए मैं यूपीएससी का पेपर दिखा रखा हूँ बच्चों को कि आज तक उस एग्जाम में, रिटन एग्जाम में 35 से 45 के बीच ही टॉपर्स के भी मार्क्स रहे हैं। आप 10 साल का उठा लीजिएगा, रिटन में फाइनल सिलेक्शन में 52% मार्क्स, 53% गया, लेकिन उसका इंटरव्यू में 70% मार्क्स, तो वो मिला के है ना 54% टॉपर का, 52% फर्स्ट रैंकर का, 10 साल का ये रिकॉर्ड है। तो इसका मतलब कि 30-35% लाना वाकई में मेंस की कॉपी लाइन बाय लाइन कोमा हलंत चेक करता है, आकर इकर उकर सब सही कर लोगे, आंसर बिंदी सही जगह दिया है कि नहीं दिया, वर्ड जो लिमिटेशंस हैं उसको फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा, टाइम डिसबैलेंस है तो बदला कोई 8 क्वेश्चन लिखते लिखते उसका टाइम आउट हो गया, कोई 7 पे गया, कोई 9 पे गया, कोई 12 पे गया, बह गया भावनाओं में। 15 क्वेश्चन आउट ऑफ 18 लिखने वाले कुछ ही बच्चे होंगे, इसीलिए 35% नहीं होता होगा। अब सोचो कि जैसे ही आप एक कैलकुलेशन करेंगे कि 15 क्वेश्चन है जिसको कितने में से लिखना है, आउट ऑफ कितना लिखना है, 18, 18 में से 15 लिखना है। आप सपोज करो 15 क्वेश्चन में आप अगर एक क्वेश्चन 2 पेज में लिखते हैं, 2 पेज मतलब एक पन्ने का दोनों साइड, तो टोटल पेज कितना जाएगा, 30। होशो हवास में लिखना है, 30 पेज है आपके पास, 30 पेज को अगर मान लीजिए एक पेज को आप 6 मिनट में लिखते हैं तो टोटल मिनट कितना लिए, 180। अब एक साइड आप कॉपी पेज पे लिख के देखिए होशो हवास में, क्या 6 मिनट में आप ढंग की बातें लिख पा रहे हैं? और नहीं लिख पा रहे हैं तो कैसे लिखा जा सकता है 3 मिनट में भी एक पेज, 3.5 मिनट में भी एक पेज कैसे पूरा किया जा सकता है, उस पर हम लोग चर्चा चलाएंगे अभी आंसर राइटिंग के सेशन में। अब देखो, तो ये आपके पास कैलकुलेशन है। अगर सपोज करो आप बीए एमए के एग्जाम की तरह 15 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन का आंसर 4 पेज में लिख दिया, यानी 2 पन्ना,
और दोनों का बोथ साइड 4 पेज, जो आमतौर पे लिखते ही आए होंगे, हर एग्जाम में सब लिखता होगा। अब आप देखिए यहाँ पे टोटल पेज कितना हुआ, 60। बाहुबली आ जाएगा ना, 60 पेज का आंसर लिख दिया भाई, कमीशन बेहोश है पढ़ते पढ़ते, 3 चाय पी गया। अब 60 पेज में आप सोचो एक पेज पे आप 5 मिनट लगाए, तो आपको कितना मिनट चाहिए, 300 मिनट है, 180 ही मैक्सिमम। तो यही बच्चे से बेहोश होंगे, वहां डिसबैलेंस होंगे। 5 क्वेश्चन ऐसे ऐसे ज्यादा पेज में लिख दिया कि बह गया भावनाओं में, 12 मिनट 15 मिनट दे दिया एक एक क्वेश्चन पे, और ऐसे ले हुआ है 60 मिनट तो ऐसे खा गया, 5 ही क्वेश्चन। अब जो उसके पास जो बचा है उसमें वो लगा हुआ है, तो 12-15 मिनट एक क्वेश्चन लिखते हैं आंसर, ऐसे लिखते भी रहे, क्योंकि आप 4-5 पेज से कम कहाँ कोई लिखता है बीए में, नहीं, बहुत कम ही लोग 30-40 पेज भर ही देता है सर। अब हो जाता है कि वहां तो फिर ऐसे नाप के मार्क्स भी मिल जाते हैं ना, ऐसे नापता टीचर, हाँ आ गया 20 नंबर, फिर अगला पेज पे एक बित्ता पूरा हुआ कि नहीं, कहावत है कि बित्ता नाप के दिया जाता है, लेकिन यहाँ तो आपका लाइन पैराग्राफ सब चेक करते हैं, कमीशन के लोग बैठे। तो इसीलिए आपको पूरे होश हवास में समझदारी के साथ राइटिंग का पॉइंट, मैप का पॉइंट, कैसे क्या 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 चीजें होंगी। तो आप सोचो ये तो पॉसिबल नहीं है, कमीशन में ये गलती कोई नहीं करता है। हमारे एक सहयोगी साथ में ही सब तैयारी करने वाले थे, उनको 300 में से आया 15 नंबर आउट ऑफ 300, 15 नंबर यूपीएससी ने दिया। और आया, हम लोग बैठे ही थे तो पूरा बमका हुआ पूरा कि भाई राकेश भाई बहुत गलत हो गया, देखो 15 नंबर दिया, कमीशन केस कर देंगे, यूपीएससी चैलेंज कर दे। यूपीएससी बोला ठीक है, कोर्ट में मिलेंगे, डेट दे दिया गया, कोर्ट में जाया गया, 15 मार्क्स जो दिया गया था, तो बोला कॉपी दिखाइए इसका, जज यही बोलते हैं कॉपी दिखाइए, को बोला हाँ ठीक है एविडेंस लेकर आए, कॉपी उसको भी एक दे दिया गया, कॉपी, दोनों वकील कॉपी है। अब कमीशन जो है की तरफ से जो कह रहा है कि माय लॉर्ड ये देखिए क्वेश्चन है, ये शुरू हुआ है, उस क्वेश्चन का इंट्रोडक्शन वो किया है, इंट्रोडक्शन में वर्ड लिमिट पार कर गया है तो इंट्रोडक्शन का 1 नंबर, बाकी हमने वहां लाइन खींच देता कि इसके आगे का नहीं पढ़ रहे हैं, तुम क्या लिखो आत्मकथा हमसे मतलब नहीं, इधर का सब कट, इतना ही वर्ड लिमिटेशंस के लायक है, तुम्हें इतने में सारी बात कहनी थी, तुम इतना में क्या किए हो, अभी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ही शुरू किया, अभी परिचय भी नहीं दिया है, अब वो पूछा है अप्लाइड चीजें आपसे, तो बोला माय लॉर्ड ये 15 नंबर का था, हम 1 दे दिए, बहुत दया किए, वो भी नहीं देना था क्योंकि कंक्लूजन तो इसका कोई और पढ़ा होगा। ऐसे करते करते सब पेज पे वही दशा, तो बोला कुल मिला के इसका 8-9 बन रहा था, हम सोचे सिंगल डिजिट में क्या होगा, हमने 15 दे दिया कि हम सब 10% तो पाया, कुछ तो पाया ही, और दे दिया कि देख लीजिए मिलाइए क्या लिखा है, कुछ भी लिखेंगे, कमीशन का एग्जाम है, पेज देखिए भर दिया, बोला हम ऐसे तो नहीं 40 पेज भर के आए, 15 नंबर दिया है, ऐसी दशा, बाद में फटकारी लगी। तो कई चीजें होती है कि आप लिमिट कैसे करते हैं और क्रक्स कैसे लिखते हैं काम की बातें उसमें है ही नहीं, कुछ से कुछ बह गए आप लिख रहे हैं, गीत किस्सा इमोशनल शुरू हो गए वहां पे, तो ऐसे नहीं होगा ना। अब देखो आइए, ये सब बातें इसलिए बताया जा रहा है कि देखो कैसे एग्जाम में अब होता है, तब क्या जाता है कि कैसे क्या करेंगे, जो आपका 5 मिनट एक पेज पे देते हैं, आपका काम हो जाता है, टॉप लेवल की चीजें डाल देते हैं, तो कैसे होगा। तो अभी पहले आंसर राइटिंग के कुछ स्टेप्स आप लोग सब लोग नोट करके ध्यान रखेंगे कि जब भी लिखेंगे इन चीजों को ध्यान रखेंगे। स्टेप में सबसे पहला स्टेप में डालो कि जो नॉलेज ऑफ टॉपिक जो है आपके पास क्लियर कट, जो भी टॉपिक आप लिख रहे हैं उस टॉपिक के बारे में एकदम क्रक्स आपको क्लियर कट आइडिया हो, एकदम जिसको बोलते हैं साउंड नॉलेज, उसमें कोई डाउट नहीं है। और साउंड नॉलेज होगा तो जब आपके पास क्लियर कट आइडिया होता है, तो जो मान लो कि 1000 पेज की चीजें होती हैं, उसको भी कहेगा 2 लाइन बताइए कि आप उसमें क्या कहा गया है, और आपके पास बिल्कुल क्रक्स पता है तो 2 लाइन बता देंगे कि सच्चाई है कि इस बुक में ये चीजें यहाँ से ये और इसके बारे में ये कहा गया, बस। अगर इतनी क्लैरिटी है तो आप आंसर राइटिंग अच्छा कर देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि नॉलेज ऑफ टॉपिक, टॉपिक की क्लैरिटी आप रखें बिल्कुल। पहला लिख दें, जिस टॉपिक पे लिखने जा रहे हैं उसका आपके पास एक परफेक्ट नॉलेज हो, तो परफेक्ट नॉलेज ऑफ टॉपिक्स, जो टॉपिक आप ले रहे हैं।
दूसरे नंबर पे होता है, मैं अभी ज्योग्राफी के लिए कह रहा हूँ इसलिए सब लोग ज्योग्राफी के नेचर, हर सब्जेक्ट का अपना नेचर है बच्चों, ये ध्यान रखना है, ये ज्योग्राफी वालों का है। मैप, जो कहा जाता है कि ज्योग्राफी का गहना है, बिल्कुल उस श्रृंगार के बिना काम नहीं चलेगा, ये लग ही नहीं सकता सुंदर। साहित्य का गहना होता है वक्र भाषा, लैंग्वेज, अलंकार, छंद, रस, ऐसा प्रयोग कीजिए कि लगे क्या बोला है। ज्योग्राफी का होता है कि मैप, और चीजें लीजिए, मैप, पिक्चर, ग्राफ्स, चार्ट, डायग्राम और डेटा, कुछ डाटा रखिए, डायग्राम, डेटा, चार्ट, ये सब आपके पास तैयार रहे कि इनमें से किसका कहां यूज करना है। समझ रहे, ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन आप बता रहे हैं, डेटा ही नहीं आपके पास, तुलना ही नहीं कर पा रहे कि इंडोनेशिया का पॉपुलेशन ज्यादा है या फिलीपींस का ज्यादा है या इंडिया चाइना का, किससे तुलना करेंगे, तो कैसे बताएंगे। अफ्रीकन कंट्री आप बता रहे हैं, अफ्रीका का मैप ही शो नहीं कर पा रहे, आप पास वर्ल्ड का मैप नहीं पता है, तो कैसे बताएंगे। आप खाली अफ्रीका अफ्रीका लिखते रहेंगे, गर्मी होती है सर्दी होती है वो भी काट देगा, बहुत गर्मी हो रहा है तो क्या लिख रहा है। आप जैसे रखे और उसके टोटल कंडीशन को जैसे लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड वाइज दिखाए और बस उसके कंडीशंस बता दिए, कुछ डेटा रख दिए कि इस हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर इतना, रेनफॉल की कंडीशन इतना, वेजिटेशन ये स्थिति होती है, नो एग्रीकल्चर लैंड, प्रॉब्लम है ह्यूमन डेवलप इंडेक्स, ये पिछड़े देश है। क्रक्स आ गया, आप सारी चीजें, उसको कहानी नहीं सुनना है ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली, डिस्क्रिप्शन का नहीं है, ये प्रेजेंटेशन का। आप कितना बेहतर उसके सामने सौंप दे रहे हैं, प्रेजेंट कर दे रहे हैं, परोस दे रहे हैं, वो वही आपको मार्क्स दिलाएंगे। ये सब आपके पास पूरा हो, ठीक है, तो मैप, पिक्चर्स, डेटा, ग्राफ, डायग्राम, ये सब आपके पास अच्छे अच्छे हो। चलिए तीसरे नंबर पे आप डालिए, करेक्ट क्लीन राइटिंग और स्मॉल पैराग्राफ्स हो, साफ सुथरा क्लीन राइटिंग हो आपकी, और पैराग्राफ क्या हो, स्मॉल हो, छोटे छोटे पैराग्राफ में लिखे, ज्यादा लिखेंगे बात क्या कहना चाह रहे हैं क्लियरिटी नहीं होगी। एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हो इसके लिए, एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स बड़े नहीं होते, वो एक पिक्चर इतना बड़ा, साइड में इतना इतना बड़ा पैराग्राफ होता है, अगर पूरे पेज पे लिखोगे 4 ही लाइन हो। तो आप इस मामले में यानी कि क्लीन राइटिंग हो, स्मॉल आपके पैराग्राफ्स हो, छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो, बीच में पक्का कुछ ना कुछ कार्टूनिंग करते रहिए, इसमें से चीजें उठा के रखते रहिए। उससे क्या होगा, जैसे मैं बोल रहा हूं, आप सोचो जैसे ये एक पेज है, इस एक पेज पे यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से पूरा आप देखते जाइए, देखिए मुझे डॉट डॉट करने में इतना टाइम लग गया, ये पूरा जो कोई भरेगा, मान लीजिए ये इतना लिखा है, एक बच्चे ने ये राइटिंग लिखा है, ये पूरा कॉपी भरा है, इसको 8 10 12 मिनट लग जाएगा इसी को भरने में। लेकिन एक व्यक्ति जैसे क्वेश्चन को समझा, एक लाइन में क्रक्स उसको डिफाइन कर दिया, मीनिंग, इंट्रोडक्शन, अभी वो भी स्टेप बताऊंगा, ये क्या चीजें चाहिए, ये है आपके लिए जरूरी जो है चीजें, आंसर के अंदर कैसे फॉर्मेट करें। इंट्रोडक्शन डाला, तुरंत यहां पर एक मैप डाला, टीचर को कोई वर्डन नहीं दे रहा, देखो हम ये बताएं और ये इसकी ये कंडीशन है, डिस्क्रिप्शन में यहाँ मैप आया, अब देखो इतना लिखने से बच गया, फटाफट वो मैप 30 से 40 सेकंड मैक्सिमम होता है, जो प्रैक्टिस कर लेता है वो कर लेता है। तो आधे मिनट के अंदर में मैप तैयार है, मैप पे जो जो लोकेशन पुट कर दिया, तीर करके डाला, वहीं पे पॉइंट कर दिया, नीचे थोड़े से डिस्क्राइब कर दिया, जैसे डिस्क्राइब किया 2 3 लाइन में इस बातों को बता दिया, उसके नीचे एक चार्ट डाल दिया, इसकी कंडीशन ऐसे जाती रही, ये ऐसे रहा, रिलीफ इसका ऐसा कर रहा है, प्रोफाइल इसका ये शो कर, ये करने में उसको मुश्किल से 4 साढ़े 4 मिनट लगेगा, अब पूरा पेज भर गया है। अब ऐसा करके वो चाहे तो एक पेज का आंसर जो मैंने 2 पेज में कहा है वो 3 पेज भी करता, जायज है, उसको टाइम उतना ही लगेगा, उसने बचा लिया है समय, पिक्चर ही तो ड्रॉ किया, वो 5 पेज में बनाए ना, क्या जा रहा है, टाइम सेव होना चाहिए। सेकंड में जाकर के फिर थोड़ा सा लिखा, एक और कुछ यहाँ पे डाल दिया उससे जुड़ी हुई चीज, अभी एक क्वेश्चन का आंसर आज करवाऊंगा तो समझाऊंगा। ऐसे करते करते वो अपना टाइम भी बचा लिया और खूबसूरत, मन में कल्पना में ही अच्छा लग रहा है, वो पढ़ेगा, वो टीचर खुश हो जाता। आप सोचो कि
400 कॉपी गया है, एक ही जैसा लगभग वही बीए का घिसा पिटा, एमए का घिसा पिटा आंसर लिखा है। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट ये होता है, प्लेट का विवर्तनिक ये होता है, पूरा दे दिया। ये प्लेट 7 होते हैं, छोटे प्लेट बड़े प्लेट, उसको नहीं चाहिए वो इन्फॉर्मेशन, वो छोटा प्लेट बड़ा प्लेट दिखा दो, मत लिख के बताओ मुझे कहाँ क्या है। और उसके बाद फिर लिखना शुरू कर दिया। अब पता लगा कि टाइम उसका डिसबैलेंस हो रहा है। जो कथा कहानी उनको मालूम है, अच्छा जो आंसर लिखोगे उनको भी तो पता ही होगा, तब चाहिए क्या उनको? कंपटीशन उसी का नाम है कि सबसे सुंदर कौन दिखती है। अगर मॉडलिंग का है तो सबसे सुंदर कौन दिखती है, रैंप पे कौन सबसे बेहतर उस चीज को प्रेजेंट कर, यही होता है ना। सब गर्ल्स तो उसमें सुंदर ही होती है, अगर देखोगे तुलना करोगे तो सबका राइटिंग ना एक ही जैसा होगा, वो पहुंचे ही है सब छटे हुए लोग, लेकिन उस 400 कॉपी में से 2 3 4 कॉपी ऐसा पहुंचेगा, ओ भाई ये कहाँ से क्या उठा लिया, ये बड़ा सही है, तो बढ़िया बनाया है भाई मिश्रा जी, देखिए तुम्हारे यहाँ जो अलग अलग टाइटल चलता होगा, पोदार जी, चौधरी जी, देखिए बढ़िया बढ़िया काम किया है, तो ओ भाई अब तक माथा हिल गया। यही होता है, हम तो कॉपी चेक किए हुए हैं, 4 लोगों को जब बिठाता था तो ऐसे ही चलता था, भाई क्या लिखा है, देखिए देखिए, घुमा देता है कॉपी ऐसे, है ना, ऐसे घुमा देते, देखिए क्या डायग्राम बढ़िया किया इसने, तो भाई बिल्कुल दिल जीत लेने वाली बात है, वो पहुंचता है बीच बीच में कॉपी। और मैं तो देखो सर से पढ़ा हूँ, प्रोफेसर तिवारी सर, प्रोफेसर सवीन सिंह सर जी हैं, बीएन मिश्रा, एचएन मिश्रा, इन सब जो कॉपी चेक करते रहे हैं, जो यूपीएससी में भी अपना पूरा योगदान दिया है शुरू से, इन सब की चर्चाओं को सुना हुआ हूँ कि कैसे वो क्या खोजते हैं, वहां से आंसर राइटिंग हम लोगों का डेवलप हुआ था, इसलिए तो दोनों बार तो हाईएस्ट स्कोरर रहे उसमें। तो होता क्या है कि यही सब छोटी छोटी चीजें, और इसको इम्प्लीमेंट करने में बहुत थोड़ी मशक्कत ज्यादा होती है, और करे क्यों नहीं करे, एक एग्जाम, एक यज्ञ आया है, एक त्योहार आया है, बढ़िया से मनाओ उसको, 5 साल पे तो आया है, तो क्यों ना ढंग से मना लिया, अब अगले जन्म में ही आएगा तब तक ना पीजीटी लायक हम रहेंगे ना एग्जाम रहेगा, क्या फायदा। तो इसको मन से ही कर दो ना, कुछ करते हुए कुछ कर रहे हैं, ये कर, आप जैसे जॉब छोड़ के आ गए तो एक लगता है ना कि एक बहुत बड़ा त्याग है। अब बस मेरा यही होता है कि आपने वो सब त्याग कर दिया, सब जायज हो जाएगा जब यहाँ चुपचाप रूल फॉलो कर जाओगे, अगर मुझे ही सजेस्ट करने लग जाओगे तो फिर दिक्कत होगी, फिर हम आपके अकॉर्डिंग करने लग जाएंगे। ये मना करते हैं कि आप लोग बहुत त्याग, पैसा दिए इतना, ये सारी चीजें होती है, फिर क्यों कर रहे हो, अपना दिमाग लगा रहे हो, छोड़ दो, कढ़ाई वाले को दे दो, अब अपने से कढ़ाई करने लगोगे तो दिक्कत होगी। उसको, वो बुनकर है, उसको पता है कैसे करना है, तो उनको यही सब कुछ सिखाते, उसमें मेरा कोई कुछ नहीं है, मैं तो बस परेशान होता हूँ आपके लिए कि इतना कुछ किए हो तो थोड़ा सा सुन लो और एग्जाम निकाल लोगे। मुझे ये होता है कि मेरा सीना थोड़ा चौड़ा होता है जब करवा लेता हूँ, नहीं करवाता हूँ सोचता हूँ गलत काम किया, क्या करूँ मैं, सुनती ही नहीं थी कुछ, सुनता ही नहीं थी, ये बोल के रह जाता हूँ झल्ला के बस। जो फॉलो किया देखो सब, बंदर सब भी टॉपर हो गया है, यही बोलता हूँ, और इसमें टैलेंट भरा हुआ था, 3 साल से फेल कर रही है लगातार, ऐसे भी बच्चे रहे हमारे पास, और सिर्फ उसको देख के मैं व्यथित रहा हूँ कि अच्छी यूनिवर्सिटी के, सेंट्रल यूनिवर्सिटी टॉपर है, और एक कोई गांव घर से आकर के टॉपर हो गई, रूममेट्स नहीं है दोनों, और एक 2 साल तक पढ़ते रहे, 3 साल तक पढ़ते रहे, कोई ठिकाना नहीं। तो दुख होता है बस कि थोड़ा सा मान लेते हैं ना, मान इसलिए नहीं रहे कि खुद ही रहे भयानक जगह से, डीयू जेन्यूस आएंगे और उसके बाद क्यों मानेंगे हमारा, वो चल ही रहा है अभी तक उसका। तब फिर हो जाता है कि आप दूसरे कोर्स में, बीएड में जाते, इधर जाते, लेकिन उसके लिए भी तो टाइम चाहिए। आइए, तो एक तो ये क्लीन राइटिंग, ये सब नॉर्मल बातें हैं, बट उस समय ध्यान रखना है जब लिखोगे ये सब पॉइंट, और कुछ कुछ डाल दो, इस समय बहुत देर से अभी वही बैठ के पॉइंट नोट कर रहा था। वर्ड लिमिट, जो लिमिटेशंस है उसको मेंटेन करना है, और ट्राई टू राइट ओनली 1 and 200 वर्ड्स ओनली, 100 से 200 शब्दों में कोशिश करना है। कैसे, हम इससे ज्यादा बात नहीं लिखेंगे, इससे ज्यादा हम जो करेंगे वो सब पिक्चर में करेंगे, वो सब मैप में करेंगे। 100 वर्ड लिख सकता है कोई, 200 वर्ड लिख सकता है, 400 500 वर्ड में जैसे जाएंगे ना तो आपका टाइम किल होना शुरू हो जाएगा। आप प्रेजेंट कीजिए उसी चीज को। अब जैसे मान लो, सपोज करो ऊपर में 4 लाइन का इंट्रोडक्शन दिए, 25 30 वर्ड 40 वर्ड हो ही जाएगा। आप बीच में एक पिक्चर डाले, फिर उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कीजिए, 100 वर्ड एक पेज पे खत्म हो गया। दूसरे पेज पे फिर कुछ लिखिए, फिर आप अलग ग्राफ लाइए, डेटा डालिए, एक टेबल डाल दीजिए बीच में, तुलना हो जाएगा, फिर कुछ लिख दीजिए, कंक्लूजन कर दीजिए। ज्यादा लिखना ही नहीं पड़ा, आंसर फुलफिल हो गया। ये ज्योग्राफी में ही पॉसिबल है, ये नेचर है इसका, अदरवाइज नहीं होगा। यूपीएससी में 20 20 25 ये 2 पैटर्न है क्वेश्चन का, इतना रहता है, टाइमिंग उसका भी यही रहता है, और इसीलिए वो स्कोर उतना दिखाया हूँ।
जो स्ट्रेटेजिक प्लान पे होता है, अब इसमें सोचो जब तक एक पेज का आंसर तैयार नहीं करेगा तब तक वहां लिख पाएगा एग्जाम में 20 क्वेश्चन। अब गए हो 5-5 पेज का 8-8 पेज का लिखवा दिया मेंस लिखवाने वालों ने, उसको क्या फिक्र है, उड़ेल दो, बाल्टी में पानी पिला दो, मांगा गिलास में, चाहिए गिलास में बाल्टी उड़ेल रहा है, उड़ो लो, नहा लो उसी में 2 घूंट पी लेता है कुछ। ये चीजें होती है, तो बिल्कुल स्ट्रेटजी ही गड़बड़ होता है, तो दिक्कत होती है बच्चों को भी। उसमें बच्चों को कहाँ गलती है। आप जितना लिमिट वर्ड में जितना सॉलिड बात कह सकते हैं कह डालिए, वो सबसे बेस्ट माना जाता है। कि कहते हैं ना 100 सुनार का 1 लोहार, एक छोटा सा झटका दीजिए आराम से, सबसे बढ़िया आपका आंसर। ठीक है, अभी कल एक व्यक्ति का भाषण सुना था, 3.5 मिनट में 3.5 मिनट हुआ भी नहीं था, 13 बार ताली बजी, और एक व्यक्ति 70 मिनट तक पकाते ही रहता है। तो दोनों में फर्क हो जाता है ना, कि व्यक्ति खड़ा हो गया लास्ट में, भाई क्या बोल रहा है ये, 3-3.5 मिनट ज्यादा तो है नहीं, और फिर निकल लेते हैं वहां से। छात्र वो चल रहा है अभी समागम। लास्ट में एक और लिख लीजिए, हेडिंग और कीवर्ड्स जो है ना वो यूज करना जरूरी है। कीवर्ड्स का मतलब होता है टर्मोलॉजी ले सकते हो, जो जिस सब्जेक्ट मतलब जिस सेक्शन का है ज्योग्राफी में वैसा टर्म यूज कीजिए। ना घुमा फिरा के लिख रहे हैं तो पता लगा कि पर्टिकुलर टर्म छोटा सा है, उससे काम चल जाएगा। अब वो टर्म याद नहीं आ रहा तो कहोगे ये गोल गोल घूमता है ना, जैसे मैं बोल दिया कि जैसे सपोज करो आप ये एक चक्का है, सपोज करो आप इसके बारे में लिखना चाह रहे हैं और टर्म याद नहीं आ रहा है कि इसको धुरी बोलते हैं, इसको एक्सिस बोलते हैं, एक्सिस भूल गए तो क्योंकि वो जो है ना सर बीच में जो चारों तरफ घुमा देता है, घुमाता ही रहता है, जैसे उसी दम पे पूरा साइकिल घूमता है, पूरा पूरा बोले, हम बोलेंगे साहब बताओ पहले साहब साहब की किसके चारों तरफ घूमता है, सर वो नहीं याद आ रहा है, लेकिन सर हमको पूरा पता है कि उसी पे सारा चीज टिका हुआ है। उसी पे क्या तुम कहते चले जा रहे हो और उसके वजह से वर्ड खाए जा रहे हो, समय खाए जा रहे हो। इसलिए टर्म्स आपको बिल्कुल ध्यान रखना होगा। जियोमॉर्फोलॉजी है तो जियोमॉर्फोलॉजिकल टर्म आपको पता होना चाहिए। ह्यूमन ज्योग्राफी के सेक्शन में तो टर्म पता होना चाहिए। अगर स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है तो स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में पता होना चाहिए। क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन है तो क्वांटिटेटिव रिवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ टर्म है, तो उस टर्म को आपको जानकारी रखनी चाहिए। तो आपका आंसर बिल्कुल सजा हुआ। अब सोचो कि लॉ का स्टूडेंट है, आप भाषा का प्रयोग कुछ और कर रहा है, चलेगा आंसर? वो सारे लीगल टर्म यूज करो, तुम नहीं करोगे कॉपी फेंक दिया जाएगा। इसीलिए जो ऐसे ही ज्योग्राफी का अगर स्टूडेंट है तो ज्योग्राफिकल टर्म्स जो हैं वो आपके पास होने चाहिए हर सेक्शन में। उस 15 क्वेश्चन में दिखे जो हाइलाइट्स होते हैं वो अच्छे लेवल पे आपके पास हो, तब आप क्या होगा कि एक मतलब सधी हुई राइटिंग में लिख रहे हैं, औरों से बिल्कुल हट जाएंगे। अगर सोचो 400 में जो 10 कॉपी जाएगा ना वो डिफरेंट जो जाएगा उसमें आपका पोजीशन रहेगा। और 30-40 सीट होता है जनरल वालों का, टॉप 10 में आएंगे तो इंटरव्यू में कुछ भी करेगा आप पास हैं, टॉप 10 में नहीं आएंगे तो पेंडुलम की तरह लटकते रहेंगे कि कब स्थिर होगा ये इधर जाएंगे किधर जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये चीजें होती है। इसलिए हर बच्चे को अब तक कोशिश किया हूँ, मैक्सिमम सब टॉप 10 में रही हैं गर्ल्स। बस यही हुआ है, ये रिटन एग्जाम फर्स्ट टाइम हो रहा है, सबका ऑब्जेक्टिव रहा। बाकी पीसीएस देने वाले भी सब टॉप 10 में रहे। मतलब अगर हमें नाम लो तो जेबा जी टॉप 5 में ही रही हैं, अपना प्रमोद टॉप 10 में ही रहा, इससे पहले थी 2-3 वो सब ऐसे ही रहा, सब 7 रैंक 6 रैंक ऐसे ही रहा, और रिटर्न में सबने बहुत अच्छा स्कोर खड़ा किया। तो लेकिन ये सब 18 और सबसे लास्ट में प्रमोद गया, तो प्रमोद का है कि अच्छा स्कोर रहा है रिटर्न। ठीक है, तो राइटिंग का ये पहले स्टेप ले लेंगे हम। अभी नेक्स्ट इस वॉल्यूम में बताएंगे कि कोई क्वेश्चन का एक फॉर्मेटिंग करते हैं, तो एक टॉपिक पढ़ेंगे फिर उसका आंसर बताएंगे कैसे लिखना है।